So in this part, we are going to discuss about the equations of motion. So what are the equations of motion? How can we be able to prove these equations of motions and what are the importance of these equations of motion? तो देखो जब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में for the equations of motion, then it is very very important because with the help of these equations of motion, you are able to solve several numericals. काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं फॉर द वन डायमेंशनल मोशन या फिर मल्टीपल डायमेंशनल मोशन में भी। तो फिलहाल फिलहाल क्लास 9th के कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो वन डायमेंशनल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग इस इन तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और इन तीनों इक्वेशन का यूज करके बड़े ही आसानी से अलग अलग तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास टर्म्स मौजूद हैं, सबसे पहले टर्म्स को समझ लेते हैं। स्मॉल लेटर में अगर यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। Initial velocity means the velocity from where we had started our study, यानी जहां से हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। देन वी कम फॉर v। व्हाट इज v? v स्टैंड्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। फाइनल वेलोसिटी यानी जहां तक कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं या जिस पॉइंट तक का स्टडी करना होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। और इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है ए, स्मॉल लेटर ए। ये हम लोगों के लिए आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द रेट ऑफ मोशन। जब तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी की बात आ जाती है। तो हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंजेस आती है with a period of time, then that is called to be as acceleration. Then we do have t, that t is the time period। t यहाँ पे क्या दिखा रहा है? t यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा रहा है, यानी कितने टाइम में वो मोशन वहां पर हुआ है। एंड देन वी गो फॉर s, and what the s stands for over here? s is displacement। s is displacement। Now students, remember for this thing, when we are talking about one dimensional motion, then displacement will be equals to distance travel। जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इट इज द टोटल लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो जब एक स्ट्रेट पाथ पर यानी लीनियर मोशन हो रही है, वन डायमेंशनल का लीनियर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो एक स्ट्रेट पाथ ही है। हेंस द डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। सो प्लीज बी माइंडफुल फॉर दिस वन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन गो फॉर देयर प्रूविंग, यानी इन इक्वेशंस को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को हम लोगों को प्रूव करने की जरूरत है और फिर उनके बेसिस पर कुछ दूसरे रिलेशंस को भी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाउ वी कैन प्रूव दीज इक्वेशंस। So see students, we had gone for the three equations, and the equations were v is equals to u plus at. Then we were having s is equals to ut plus half at square, and then we had v square is equals to u square plus 2as। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग कैसे प्रूव आउट कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला हम लोग जो लेने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम दिखा रहे हैं मैथमेटिकली, यानी जो अर्थमेटिक मेथड के बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेट के बेसिस पर देखते हैं तो इन इक्वेशंस को कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग जब आगे ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में हम लोग फिर से समझेंगे कि ग्राफिकली भी इन इक्वेशंस को कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन में हम लोग ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। So what that is? That is delta V by delta T. Now what does this delta represents? Delta represents change. Delta वहां पे क्या बता रहा है? Change को बता रहा है, यानी A is equals to delta V by delta T। अब यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है? तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से।
और टाइम पीरियड को हम लोग ले सकते हैं t2 माइनस t1, मतलब किस टाइम से स्टार्ट हुआ या किस टाइम पीरियड पे खत्म हुआ, तो इसको हम लोग सिंपल t से डिनोट कर सकते हैं. सो हेंस आवर फॉर्मूला गॉट इट एज a is equals to v minus u by t. Now if you will just go for a very simple calculation over here, then you can go for at is equals to v minus u. Now if you will bring this u to this side, then it is at plus u is equals to v. So therefore, v is equals to u plus at. So please remember this one. So this is the proving of the first equation. So basically mathematical pattern पर हम लोग इसको prove कर सकते हैं. तो mathematical pattern पे prove करने के लिए acceleration का use करना पड़ेगा. acceleration के formula या acceleration के rule को use करके हम लोग first equation को derive कर सकते हैं. अब चले आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए. तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो यहां पर हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट. यहां पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का अगर कैलकुलेशन करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ द वेरिएबल, कंडीशन के बेसिस पर अलग अलग सब जगह पर अलग अलग तरह के चीजें हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. देखो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, इसीलिए अभी हम बता रहे थे कि वेरियस कंडीशंस में अलग अलग तरह के सिचुएशंस में अलग अलग तरह के फॉर्मूला या अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस ले सकते हैं. लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको प्रूविंग करने के लिए जो बेसिक सा इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो सकता था वेलोसिटी इनटू टाइम, उसके जगह पे लेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो प्लीज बी माइंडफुल फॉर दिस थिंग. हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकते हैं, जैसे कि ठीक उसी तरह से जैसे तुम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करते हो. तो यहां पर हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम ना करके हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी. वी आर गोइंग टू टेक एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब एवरेज वेलोसिटी के लिए यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग यहां पे फॉर्मूला दे सकते हैं u प्लस v बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इनटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल सा t है यहाँ पे. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं द वैल्यू ऑफ v को फ्रॉम द इक्वेशन 1, ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट u प्लस, so in the place of v I'm substituting it with u plus at by 2 into t. तो यहाँ पे तुम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो substituting v, ओके. सो v को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 2u plus at by 2 into t. Now if you will multiply for this one, it is going to be ut plus at squared by 2. Now all of you know for this thing, if the denominator is in the single term, we can split the upper value. So 2ut by 2 plus at square by 2. Now you can easily cancel these two. ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा. So ultimately what you are getting, ut plus half at square. And this displacement used to be represented with letter s. So s is equals to ut plus half at square. So we got for the second equation. So I hope that you all will be able to do these things in a very easy manner. There will be no any problem with that one. So आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया. अब चले आते हैं हम लोग थर्ड और लास्ट इक्वेशन को, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो हम लोग इस इक्वेशन को कैसे यहाँ पर डिराइव करेंगे, तो देखो थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव करने के लिए हम लोग को सेकंड इक्वेशन का ही यूज करना पड़ेगा. जो अभी हम सेकंड इक्वेशन के लिए जो मेथड इस्तेमाल कर रहे थे फॉर द कंडीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, उसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग जो हम लोगों का जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी प्रूव आउट कर सकते हैं. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लीन आउट ऑल दीज कॉलम्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. लेट्स सी. तो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 into t. Now in the previous column I had substituted the value of v. Now in this equation I am going to substitute the value of t. See everyone,
You know for this thing that a is equals to v minus u by t. सबको ये पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे. तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा at equals to v minus u. अब अगर हम इसी के जगह पर क्या करें, t और a को इंटरचेंज कर दें. ये वाला हम लोगों ने पहले किया हुआ था, इसी मेथड से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया था. लेकिन यहां पर अगर हम t और a को इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय a. तो अब हमको इस वैल्यू का यूज करना है. तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, u plus v by 2 into, in the place of t, could I write like this thing, v minus u by a. तो यहां पे ब्रैकेट में कर दो as t is equals to v minus u by a. Okay, now if you will go further, you can see over here this is going to have a particular formula. हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं v plus u into v minus u by 2a. s is already there. Now this can be said to be as v square minus u square by 2a. If you will cross multiply, it will be 2as equals to v square minus u square. Now if you will just arrange this one in a particular pattern, you will get it as v square is equals to u square plus 2as. तो u square को दूसरे साइड अगर लेके चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, v square is equals to u square plus 2as. So like this we can be able to prove out the third equation also. So these three equations are very, very important. So you need to remember all these three equations, because with the help of these three equations you will be able to solve out your different numericals. So I hope that it was easy for understanding all the three equations mathematically, how we can prove it out. And as I said, when we will discuss about the graph, I will explain how graphically also we can prove out these three equations. Now let's understand some of the important topics or the important terms related to these equations. तो जब हम लोग इन equations को इस्तेमाल करते हैं तो जरूरत के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से कहीं कहीं पे उसकी कुछ जरूरतें या कुछ सिचुएशंस जो हैं वो बदल जाती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी इसको तुम लोग बोल सकते हो कि व्हेन द बॉडी हैड स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, जैसे सपोज मान लो कि कोई कार है, वो अभी रुकी हुई है, अभी मोशन स्टार्ट होना है. सो एट द बिगिनिंग इनिशियल वेलोसिटी 0. यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 में, क्योंकि वो रेस्ट में है. तो जब भी किसी भी सिचुएशन में अगर हमको ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है या ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर कि बोला जा रहा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, या फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है या रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, then under that condition my equations can little change over there. Instead of writing v is equals to u plus at, you can directly write it as v is equals to at. वहां पे लिखा जा सकता है. क्यों लिखा जा सकता है? Because this u is actually 0. तो अगर ये 0 हो जाता है तो न्यूमेरिकली यहां पर इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं. तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, v is equals to 80. In the same way, for the second equation, for the second case, you can go for s is equals to half at square, क्योंकि हम लोग लिखते हैं इसको ut plus half at square. लेकिन देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम पीरियड कुछ भी रहे, मेरा इसका प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा. Hence you can write 0 plus half at square, or you can just instantly write half at square. But students, remember that these short methods or these things you just do use only at that time when you are very much confident about your solution, when you are very much confident about the rules, how that has to be used. If you are very much confident, अगर तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अगर तुमको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि कहां पर किस क्वांटिटी को यूज करना है, तब तो ये वाला डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करो. लेकिन अगर कहीं पे भी डाउट है, then I will suggest then go for the complete formula. पूरा फॉर्मूला लिखो, v is equals to u plus at.
फिर वहां पर मेंशन कर दो 0, और फिर वहां पर एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, टाइम पीरियड का जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके साथ उसको सॉल्व करो, और एट द एंड वहां पे तुम उसका आंसर कर दो। लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट करने के लिए वहां पर आंसर को गलत करके चले आए। तो शॉर्ट करने के चक्कर में प्लीज आंसर मत गलत करना। सो प्लीज बी माइंडफुल फॉर दिस वन वेरी वेरी केयरफुली। So now the next thing is that when we are going for the acceleration as a negative form. Now students, we had already discussed earlier that is acceleration can be positive, can be negative, can be zero because it is a vector quantity. So if the acceleration is negative, which is called to be as retardation, so under the condition of retardation, we do use the negative sign over there. So instead of u plus 80, it will become as u minus 80. Now, why it is so? It is because the a which is present over here, the acceleration which is present over there, that is in the negative form. Hence, we do have u minus 80. In the same way, S is equals to ut minus half at square because the acceleration is a negative term. So you need to mark out these things, okay? And please be mindful while you are solving the numerical, whenever you are writing the formula, whenever you are going to solve it out, then please be mindful that you need to mention what is U been given, what is V is given, what is A is given, what is T is given. Means all the things will not give all together, but whatever the things will be provided, you please see and think and then write it over there. And then after doing that thing, only go for the formula, and with the formula you just put it the quantities in a right way and solve it out. So that would be much easy for you all. Now the next thing which we have to understand, that at some condition or at some situation, we do use to observe that we have the acceleration due to gravity also. Okay, so acceleration due to gravity is nothing special or nothing different. It is just the acceleration which had been caused due to gravitational pull. जब gravitational force के कारण कोई भी बॉडी में एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस तरह के कंडीशन में हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहां पर एक्सेलरेशन का टर्म बदलकर जी कर देते हैं, ए के जगह पे वहां पे जी लिखते हैं। तो वहां पर हम लोगों के पास जैसे कि जो इक्वेशन है वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और यू तो यू रहेगा, जी टी यहाँ पे बन जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल लेटर जी रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So again over there also, if the body had been starts its motion from the rest, then under that condition v will be equals to gt. H is height over here, because we are not talking about the distance, because here the object is either falling down और द ऑब्जेक्ट हैड बीन थ्रोन अप। यहाँ पर हम लोग चीजों को या तो ऊपर की तरफ फेंकते हैं या तो उसको नीचे की तरफ गिराते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में वहां पर हाइट की इंपॉर्टेंस होती है, और इसी हाइट की वजह से यहाँ पर एस को हम लोग एच में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. So this is one of the important equations which you have to come across for solving the numericals regarding to the linear equation. So I hope that you all had understood till here. I don't think that there is any doubt or any problem till here. Is it so? Anyone? Now, after understanding all these equations, now we have to move on and we have to see some more things रिगार्डिंग टू द लीनियर मोशन। तो अब हम लोग लीनियर मोशन में आ गए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह का होता है, उसमें किन किन चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसमें किन किन टॉपिक्स को हम लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ता है, इनको देखेंगे। तो आज की क्लास में बस हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, किस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और उसमें हम लोग किन किन क्वांटिटीज को यूज करते हैं। So in maths, you all had gone for the coordinate geometry.
मैथ्स में सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, उस पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी सिंपल सा कंपोनेंट है, जहां पर कि हम लोग ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस को लेते हैं। जहां पे सबको पता है एक्स एक्सिस में अगर हम लोग देखते हैं टू द राइट साइड, दैट इज यूज्ड टू बी इन द पॉजिटिव। जब हम लोग देखते हैं राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो वो नेगेटिव में होता है। वाई एक्सिस में अपर साइड में पॉजिटिव होता है और लोअर साइड में वो नेगेटिव में होता है। तो इस तरह से हम लोग इन सभी क्वांटिटीज को यहाँ पे प्लेस अप करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग इन क्वांटिटीज को यूज करेंगे। और तुम लोगों को पता है क्वाड्रेंट्स कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग जो यहाँ पे ग्राफ का यूज करेंगे, दैट इज फॉर द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे अलग अलग तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग किस किस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये हम लोगों का जो जो डिस्कशन है रहेगा, ये इन्हीं तीनों ग्राफ के बेसिस पर रहेगा। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, तो उसी में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम लोगों के लिए इजी हो जाए उसको आइडेंटिफाई करना। इन तीनों ही ग्राफ को जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग इनको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज होने की वजह से ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और जीरो में भी हो सकता है। इसीलिए ही हम लोग इसको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, याद रखना, जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, तब वहां पर हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज करेंगे, वहां पर हम लोग उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में यूज नहीं करेंगे। तो आज के लिए क्लास में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के टाइम बाउंडेशन है। तो हम लोग कल के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और ग्राफ को समझेंगे कि किस किस तरह के ग्राफ होते हैं, और उन ग्राफ में किस तरह से हम लोगों को किसी भी क्वांटिटी को प्लॉट करना होता है, और फिर उन पर्टिकुलर ग्राफ से किन क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको ग्राफ प्लॉट करना है, हमको ग्राफ स्टडी भी करना है, और उस ग्राफ में उस ग्राफ के हेल्प से हम लोगों को कुछ दूसरे फिजिकल कंपोनेंट्स का भी कैलकुलेशन करना है। So please be mindful for that one. So in tomorrow's class, I will explain about that one. Okay. So for today, I'm ending up over here. We'll meet again tomorrow and we'll discuss some more things again. Okay. So thank you for now. Bye everyone.